हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की नई क्लास में मैं कपिल चंडीला आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अभी स्वतंत्रता दिवस समाप्त हुआ है और आप सभी की छुट्टियां जो इस दौरान रही है, तो आई होप कि आपने उन छुट्टियों में अच्छे से तैयारी की, और नहीं की है तो आज से फिर से शुरू कीजिए। आज से भी तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं, आज पहली बार आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन रेगुलर पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यूस पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको लगता है आप बाकियों से पीछे रह गए हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए। बाकी बच्चे 100 क्वेश्चन करते हैं, आप 200 कीजिए। कुछ भी चीज़, कोई भी लिमिट नहीं है आपकी। सबसे बड़ा कारण जो हमारी हार में बनता है, जो हमारी सक्सेस नहीं मिलती हमें, सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो बनता है जब हम हार मान लेते हैं और अपनी लिमिट्स बना लेते हैं। हमें लगता है शायद मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। जब ये सोच आ जाती है, हमने अपनी लिमिट्स बना ली है, एक दायरा बना लिया है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लिमिटलेस है, और लिमिट लेस होके आपका कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका स्टेमिना बढ़ेगा पढ़ने का। इसके अलावा आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, ग्रेस्प करने की पावर जो है वो भी बढ़ेगी। और इसके अलावा आप सीधा स्कैनिंग मोड में आ जाएंगे, मतलब आप पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद जब उस पर कमांड कर लेंगे तो स्कैन करेंगे सीधा मोटे मोटे पॉइंट्स को। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है, उस पर डिस्कस करेंगे। खासतौर से हम पार्लियामेंट पे डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट का के जो जो पार्ट हैं उनको स्टडी करेंगे। संसद में कौन कौन से पार्ट हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी जो क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं उसके लिए हेल्पफुल होंगे। डीएसएसबी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास, जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। पीआरटी के लिए भी रहेगी, और बाकी जो जनरल पेपर है उसके लिए रहेगी। केवीएस पीआरटी में ये टॉपिक बिल्कुल मेंशन किया गया है, केवीएस पीआरटी में ये टॉपिक दिया गया है, तो ये उसका पार्ट हो ही गया। और इसके अलावा एईईएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट मोस्टली उसी से क्वेश्चन है। टोटल 25 के आसपास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने में भी डेली पढ़ना चाहते हैं और डेली रूटीन टारगेट लेना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, एक रूटीन में आ जाएगा आपके पढ़ना। उसके साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार ही जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ डेली क्विज मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के डेली क्विज होते हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक के क्विज आपको डेली मिलेंगे। तो आपकी तैयारी में एक धार मिलेगी, रोजाना आप अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन्स 18 ईयर ऑफ एज? क्या 18 वर्ष की आयु के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्या आप सब वोट डालने जाते हैं? तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। डायरेक्ट चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जो कि अमेरिका में, यूएसए में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में सॉरी, इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज किन किन से बनता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोकसभा, लोकसभा में जितने भी एमपी हैं वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद राज्यसभा, उसमें जितने एमपी है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जितनी भी विधानसभा है, यानी कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, वो सभी के विधायक जो हैं उसमें भाग लेंगे। यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट असेंबली के जो मेंबर है, विधायक हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बी हमारा आंसर हो गया। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, इसमें तो पूरी पार्टी जो गवर्न कर रही है वो भी नहीं आएगी। या नन ऑफ द अबव, ये कट गया, तो हमारा सही आंसर बी आ गया। तो यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है हर एग्जाम में,
इसलिए हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की पावर शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही लग रहा है? ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, ही डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ही कैन डिसमिस मिनिस्टर। देखिए, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल, हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर आपसे पूछे तो वो प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखने। और हेड ऑफ द स्टेट अगर आपसे पूछे, राज्य का प्रमुख कौन है, तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, तो कैबिनेट की मीटिंग भी वही लेगा, जो उसकी मंत्री परिषद है उनकी मीटिंग तो वही लेगा, वही हेड करेगा उसको। तो पहला ठीक है। उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सारे डिपार्टमेंट्स को वर्क वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब दो ठीक हो गए तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द वो ऑलरेडी आएगा, क्योंकि कहीं पर भी कम्बिनेशन ऑफ टू ऑप्शन नहीं दिया है। वह मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, बिल्कुल वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकता है, मंत्री परिषद चेंज भी कर सकता है, मिनिस्टर्स को हटवा भी सकता है। उसकी ही रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति मंत्री को हटा भी देगा और उसको शपथ भी दिलाता है। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, सरकार का कौन सा वो अंग है जिसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, अभी मैंने पार्लियामेंट की बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। इसके अंदर अगर सेंटर में बात करें तो पूरी संसद, पार्लियामेंट जो है वो इसमें आ जाएगी, और संसद में राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति आ जाएंगे। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये इसे हिंदी में विधायिका कहते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ये इसको लागू करती है, इन कानूनों को लागू करती है। और इन्होंने सही कानून बनाया या नहीं, कार्यपालिका ने ठीक काम किया या नहीं, इस पे जुडिशरी, तीसरा ऑर्गन जो है वो ये हो गया। जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का तीसरा पार्ट है, यानी कि न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका ही देखती है कि संविधान की व्याख्या भी यही करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दिया गया है, हाई कोर्ट भी दिया गया है। तो हमारा यहाँ डी आंसर हो जाएगा। जिला न्यायालय नहीं देखेगी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखती है। अगर उच्च न्यायालय का नाम ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट आंसर आ जाएगा, अकेला वो आंसर आ जाएगा। यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? कार्यपालिका हमने बताई एग्जीक्यूटिव ये दो तरह की होती हैं। एक कार्यपालिका होती है जो प्रधानमंत्री बने हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। दूसरा जो कार्यपालिका का टाइप होता है वो परमानेंट होता है। देखिए ये राजनीतिक है, पॉलिटिकल कहते हैं इनको, ये राजनीतिक है, ये काम करते हैं मिनिस्टर प्रधानमंत्री के अंडर में। उसके बाद दूसरा है जिसे परमानेंट कहा जाता है, सिविल सर्वेंट होते हैं वो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये कौन राजनीतिक कार्यपालिका है? गृह मंत्री। बिल्कुल, गृह मंत्री एक राजनीतिक कार्यपालिका होगी क्योंकि ये प्रधानमंत्री की मिनिस्ट्री में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, ये परमानेंट वाले हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, सरकार आएगी जाएगी, ये हमेशा बने रहेंगे, परमानेंट वाले हैं। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी परमानेंट वाला है, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ द डीजीपी ऑफ द पुलिस, ये भी परमानेंट वाला है। तो हमारा सही आंसर ए हो गया। आप सभी भी आंसर करते रहें और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा लेके आए हैं, तो आप सभी की नॉलेज बढ़ेगी। सिंपल क्वेश्चंस तो आपको आते ही हैं, अब पेपर जब हार्ड आएगा तो क्वेश्चन को घुमा के थोड़ी सी उसमें स्टेटमेंट डाल के थोड़ा उसको लेंथी लैंग्वेज करके दिया जाएगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। whom डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर? ये टॉपिक हालांकि अभी जो हम कोर्स केवीएस पीआरटी का है उसमें अभी नहीं डाला गया है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट क्योंकि काफ़ी जुड़े हुए हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जल्द ही इस वीक ये टॉपिक जो हैं, पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक केवीएस पीआरटी में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। केवीएस पीआरटी अगले 15 दिन में लगभग फिनिश हो जाएगा। केवीएस पीआरटी में ईवीएस का जो पार्ट है वो अगले 15 दिन में फिनिश हो जाएगा, और अगले इस मंथ में साइंस भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको हेल्प वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में अपलोड कर देंगे, आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको देखना। इसके अलावा क्योंकि गूगल फॉर्म के टेस्ट अभी नहीं हुए हैं, तो जैसे ही दो तीन टॉपिक और अपलोड हो जाते हैं ईवीएस और साइंस में, गूगल फॉर्म्स का टारगेट आपको दे दिया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहें।
गूगल फॉर्म आप सभी जानते हैं, टॉपिक वाइज पेपर आप टेस्ट आपके लिए जाते हैं ताकि आपको एक टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मिले और आपकी तैयारी हो। होम डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? एनीवन ही लाइक्स, वो जिसे पसंद करता है। राष्ट्रपति को कोई पसंद है, अपनी पसंद का क्या वो अपॉइंट कर देगा? लीडर ऑफ द मेजोरिटी, दिस इज द राइट आंसर, हमारा बी आंसर हो जाएगा, बहुमत दल का नेता। ठीक है, बहुमत दल अपना नेता चुनता है और उसी नेता को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। एमपी हु हैज सिक्योर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स? अब देखिए 545 तो लोकसभा में ही है और लगभग 250 के आसपास राज्यसभा में ही है। सबसे ज्यादा वोट जिसने लिए उसको बना देंगे क्या? नहीं, उसके पास बहुमत होना चाहिए और बहुमत दल का नेता वो होना चाहिए। नन ऑफ द वो तो कट ही गया, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया बी। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहा जाता है? जनहित याचिका किसे कहा जाता है? फाइलिंग ए केस इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। बिल्कुल, कभी कभी कोई कोई मुद्दा ऐसा होता है जो किसी के साथ घट जाता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाता, तो ऐसे मुद्दों को कभी कभी जनहित याचिका के रूप में कोई भी वकील जो है कोर्ट में उठा देता है। तो ऐसे मुद्दों को ही कहा जाता है ऐसे ही लिटिगेशन को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। रिव्यूइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज, इसे तो कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, महाभियोग कहा जाता है। नन ऑफ द अबव, हमारा आंसर ए से निकल रहा है, एक ए आंसर हमारा हो गया। हाँ, बच्चों के लिए अपडेट है, आप आज अगर हमारी ऐप को खोल के देखेंगे और आप हमारे अगर डीएसएसबी पीआरटी के कोर्स में रजिस्टर्ड हैं तो आप सभी को उसमें टेस्ट सीरीज अटैच मिल जाएगी। वो टेस्ट सीरीज अब आपके लिए फ्री रहेगी, आपको कोर्स के साथ एज ए गिफ्ट इंडिपेंडेंस डे में ये दे दी गई है। टेलीग्राम पे कल हमने ये अपडेट भी कर दिया था। इसके अलावा अगर केवीएस पीआरटी में आप जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पर केवीएस पीआरटी की 20 मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में अटैच कर दी गई है, तो आप उसको भी तैयारी का पार्ट बनाएं, उसको यूज करें। ठीक है, सेकंड टेस्ट एक दो दिन में वहाँ पर लाइव हो जाएगा क्योंकि हमारे जो टेक्निकल हेड हैं वो बाहर गए हुए थे। ठीक है, त्योहारों के दिन थे तो वो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। आगे से सारा वीकली या 10 डेज में एक टेस्ट आपको जैसे शेड्यूल है वैसे आता रहेगा। हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विशेष, ये तो नेपोटिज्म हो जाएगा, अपने पसंद के लोगों को लगाना, गलत बात है। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की एडवाइस पर? जी नहीं, प्रधानमंत्री की एडवाइस पे नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो अपने ही लोगों को लगवा देंगे ना। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश, तीसरी स्टेटमेंट देखिए, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि न्यायपालिका को भी इन्वॉल्व कर लिया और प्रधानमंत्री को भी इन्वॉल्व कर लिया और फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको जो है अपॉइंट किया है, तो हमारा सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज डिस्प्यूट्स कैन द सुप्रीम कोर्ट टेक्स? इनमें से कौन से डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले सकता है, सुनवाई उनकी कर सकता है? बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ कंट्री, बिल्कुल, सिटीजन्स के बीच में अगर विवाद है सिप्रीम कोर्ट ले सकता है। मौलिक अधिकारों का विवाद हो गया है तो हो सकता है। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिल्कुल, जब सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है अधिकारों को लेकर या ड्यूटीज को लेकर तो जाया जा सकता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो राज्यों के बीच में अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया तो उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। टू फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका है, उसकी दो फीचर्स कौन सी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल, हमारी जो जुडिशरी है न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, तो ए हो गया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब हर एक न्यायालय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, उसके बाद आपको स्टेट कोर्ट होगी, ठीक है, जिसको कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट जो होती है राज्यों के अंदर, और ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये हालांकि अलग अलग लेवल पे है लेकिन ये आपस में इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा बी भी हो गया। तो ए और बी इसमें दिया हुआ है, तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो हमें तीसरा ऑप्शन ना भी पड़े तब भी आ जाता है आंसर। लेकिन आश्रित न्यायपालिका, डिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि वो पॉलिटी पर डिपेंडेंट है, अगर वो राजनेताओं पर, सरकार पर डिपेंडेंट रहेगी तो वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं दे पाएगी और सरकार के गलत डिसीजंस के बारे में सुनवाई नहीं कर पाएगी, तो सी नहीं है।
हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंटीग्रेटेड भी है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द राज्यसभा डिले ए मनी बिल? राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारों की बात जब आती है तो लोकसभा के पास एक अधिकार ज्यादा है। वो किस राज्यसभा के कंपैरिजन में? वो मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल्स के मामले में एक तरह से डोमिनेंस है, और लोकसभा ने अगर कोई मनी बिल पास कर दिया है तो इस ये मनी बिल है या नहीं इसके बारे में पहले स्पीकर डिक्लेयर करेगा, और ये मनी बिल पास कर दिया तो राज्यसभा इसको नहीं रोक सकता। यही एक विशेषाधिकार हो गया लोकसभा का राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा में जब ये भेजा जाता है तो राज्यसभा उस पर डिस्कस कर सकती है, वोटिंग कर सकती है, सब चीजें कर सकती है, लेकिन उसके सजेशंस या वो उसको पास ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 14 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं गया तो उसको पास मान लिया जाता है, और राज्यसभा ने कोई सजेशन दे दिया है या उसको पास नहीं किया है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पास ही समझा जाएगा। ठीक है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट सो फार एज द पावर ऑफ पार्लियामेंट आर कंसर्न अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉ? कानून बनाने के अलावा इनमें से कौन सा सही है जहां तक संसद की शक्तियों का संबंध है? ये पहली बात तो इन्होंने कह दी कि कानून बनाना तो है ही इसमें। ठीक है, कानून बनाना तो इनके हाथ में है ही। विच ऑफ दीज आर करेक्ट एज सो फार एज पावर ऑफ द पार्लियामेंट आर कंसर्न, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉ, संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो कानून तो बनाती है। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, सरकार पर नियंत्रण का प्रयोग करती है। देखिए, हम जानते हैं कि एक संसद है, उसमें एक रूलिंग पार्टी होगी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी होगी और बाकी छोटी पार्टी भी होगी। तो कोई भी यहाँ पर कोई मुद्दा उठता है, सरकार कुछ गलत करती दिखती है, तो उस पर अपोजिशन जो है बहस करवाती है, और सरकार कैसे खर्चा कर रही है या बजट जो लेके आई है उस बजट पे भी वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है। तो बिल्कुल सरकार पर नियंत्रण का प्रयोग है, देश के वित्त को नियंत्रण करने का प्रयोग है। बहुत सारी कमेटी बनी होती है वहां पर। ठीक है, उन कमेटीज को उसके सदस्य अपोजिशन पार्टी के भी होते हैं, तो वित्त को भी कंट्रोल करती है। बजट पे भी देख लीजिए। सर्विंग एज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, बिल्कुल चर्चा और बहस के सर्वोच्च मंच के रूप में ये कार्य करता है। देश का कोई भी मुद्दा है यहाँ पर चर्चा हुआ करती है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो गया। Why did people react strongly to the मंडल कमीशन रिपोर्ट? मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो बहुत सारे लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी? इसने कई पिछड़े समुदायों को छोड़ दिया। इट अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। सम हाई कास्ट वांटेड टू बी इंक्लूडेड इन इट, बोथ ए एंड सी। इसने कहा कि बहुत सारे पिछड़े समुदायों को इसने छोड़ दिया। इसने हजारों रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया। इसका सही आंसर बी होगा। रीजन क्या है कि इसने हजारों रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया। कुछ रोजगार सबको मिलते थे, उनको रिजर्व कर दिया गया। इस वजह से ये सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों के जो है उस पे आया, ये रडार पे आया, और इसका जो है प्रतिक्रिया लोगों ने इस पे की थी। When was the second backward class commission appointed? 1979 में सेकंड बैकवर्ड कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। बाद में इसको मंडल कमीशन कहा जाता है, और ये ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड है। ओबीसी आरक्षण इसके आधार पर दिया गया। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है और शेड्यूल ट्राइब में भी नहीं है, ऐसी कुछ कास्ट ढूंढी गई और उनको भी आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये 1979 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? वो सरकार के प्रमुख हैं या स्टेट के प्रमुख हैं या पार्लियामेंट के हेड है या नन ऑफ द वो? तो सरकार के प्रमुख तो देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है। और अगर राज्य के प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो हमारा बी आंसर ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर बी आंसर बिल्कुल ठीक है और कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा आंसर निकल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? आप पढ़िए इसको। जुडिशरी सेफगार्ड्स द लॉ, का न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। इसने पूछा सही नहीं है। इसे मैं कहता हूं कि जो डेंजरस टाइप का क्वेश्चन होता है, डेंजरस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो होता है, ये डेविल है, शैतानी क्वेश्चन है ये आपके आते हुए भी गलत होगा। तो अगर आपसे कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है, इसको आप जरूर सर्कल करें फिर आंसर दें। इसने नहीं पूछा है, इसका मतलब 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा, और यही हमें ढूंढना है। जुडिशरी सेफगार्ड द लॉ, ये ठीक है। लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट द लॉ, ये गलत है जी। लेजिस्लेचर विधान मंडल जो है वो कानूनों को पारित करता है, पास करता है, लागू करता है। कौन? एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो सरकार के मंत्री हैं उनको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका है, जो सिविल सर्वेंट है, वर्क करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको कहते हैं
राजनीतिक कार्यपालिका इतनी पावरफुल क्यों है कि उनके सारे आदेशों को इनको मानना पड़ता है? क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका को जो शक्ति दी गई है वो डायरेक्ट पब्लिक से वोट के द्वारा मिली है, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए उनको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्थायी कार्य अधिकारियों में सिविल सर्विस शामिल है, बिल्कुल। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द सिविल सर्वेंट। तो हमारे 3 ठीक हो गए, ठीक है? और ये दूसरा गलत हो गया, तो बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म बाय अलायंसेज ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड? 2 या 2 से अधिक पार्टीज जब मिलके अलायंस बनाए और गवर्नमेंट बनाए, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कोऑपरेशन गवर्नमेंट, सहयोग सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ये लग रहा है कंसेंसस गवर्नमेंट, जी नहीं, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। कोऑपरेशन गवर्नमेंट भी नहीं और कोऑपरेटिव भी नहीं है, तो हमारा गठबंधन सरकार। कोएलिशन कहते हैं गठबंधन की सरकार, अक्सर आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हो जाती है और उनको कुछ ना कुछ वोट मिलता है, फिर वो मिलजुल के बनाती है, एक पार्टी बहुमत लेने में कमजोर रह जाती है। व्हाट इज द टेनर ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का टेनर कितना है? तो भारत में अगर देखें तो ज़्यादातर जितने भी पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं, एमपी है, एमएलए है, या फिर मिनिस्टर्स की तो कोई टेनर नहीं होता। वो तो एट द जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री के जब तक चाहते हैं जब तक मंत्री बने रहते हैं, वरना हटा दिए जाते हैं। लेकिन जब वो चुने जाते हैं तो उन सभी का टेनर लगभग 5 साल ही है। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनका टेनर 6 साल का होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है? वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? अभी मैंने बताया था, क्योंकि बिकॉज हार्डली एनी एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, कि नीतिगत निर्णय लेने में शायद ही किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, कोई भी ले सकता है। ये गलत बात है, विशेषज्ञता तो चाहिए। बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये ठीक है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, सीधा वोट देके उनकी पावर उनके पास है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर एजुकेटेड, ये गलत है। आपने देखा होगा बहुत सारे अनपढ़ भी हैं। तो बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक की पावर उनके पास है, इसलिए वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे को ऑर्डर दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव? 2 तरह के एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं? आप सभी जानते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मंत्री वगैरह बनते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। ये पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, ध्यान रखें। अगर दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि स्थायी कार्यकारी है, ये करते हैं इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, लागू करते हैं जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं उनको। जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ये गलत है, तो हमारा सही आंसर हो गया कौन सा? बी, ठीक है। सॉरी, ये इन्होंने पूछा 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो हमारा ए एंड बी दोनों हो गया, तो हमारा डी आंसर हो गया, ठीक है। दोनों तरह के बताने हैं ना, तो दोनों तरह के तो फिर ये हो गए। व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट से ओवर द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की संशोधन की जो संसद की शक्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत बात है, पूरे संविधान को नहीं, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसको नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत बात हो गई। मूल ढांचे को ही संशोधन कर सकती है, तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक उत्तर सही है, यानी कि 3 गलत होंगे यहाँ पर और एक सही होगा। पहले क्वेश्चन को ऐसे पढ़े, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। सी सही है, मूल ढांचे में संशोधन जो सरकार या संसद नहीं कर सकती है, क्योंकि मूल ढांचे में ऐसी चीजें हैं जैसे आज भी देखें, अगर भारत में आप देखें समानता का अधिकार, आप ये समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। जो पालिका की स्वतंत्रता है उसको खत्म नहीं कर सकते। व्हाट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू जज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और एन एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक वैधता और कार्यपालिका की कार्रवाई का न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? जुडिशियल रिवीजन, जुडिशियल कंसेंट भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी कानून बनाया गया है तो जुडिशरी उसकी समीक्षा कर सकती है, ये जो है संविधान में लिखा गया है। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी है उसने अच्छे से लागू नहीं किया किसी निर्णय को, पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू की
कानून में कहा गया है, संविधान में कहा गया है। बी हमारा आंसर हुआ। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ हटा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपको पता है कि राष्ट्रपति ने हटाया है, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अकेला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। बाय द पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट के तहत इम्पीचमेंट होगा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस होगी और फिर राष्ट्रपति के साइन भी होंगे। पार्लियामेंट का मतलब तीनों लोगों से है, ठीक है। बाय द प्रेसिडेंट अलोन नहीं है, बाय द पुलिस भी नहीं है, ठीक है। हमारा सही आंसर बी होगा। आप सब बच्चे जो है जज करते रहे। अच्छा, तो अभी जो है मैं आपको बताना ध्यान नहीं रहा, फिडियाज एकेडमी पर अगर हम हमारे से साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमारे साथ मिलके केवीएस जो है पीआरटी के कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, डीएसएसबी के कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। केवीएस पीआरटी का जो कोर्स है आपको 2499 में अवेलेबल है, प्लस में आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, पेडागोगी, मैथ और कंप्यूटर सभी जो सिलेबस है और सिलेबस के टॉपिक जो केवीएस दे देता है पहले से ही, उन सभी टॉपिक्स के जो है क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आप इसके लिए इसमें एनरोल कर सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ई ऐप पे इस कोर्स की बहुत सारी डेमो क्लासेस फ्री हर सब्जेक्ट की रखी है, आप उन डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते तो डेमो क्लासेस का फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेमो क्लासेस से अच्छा लग रहा है तो आप कोर्स में ज़रूर इनरोल करें। उसके बाद डीएसएसबी पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी दोनों पार्ट 1 जो जनरल पार्ट है और पार्ट 2, जिस पार्ट 2 में आपको साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह पढ़नी होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़नी होती है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप सेकंड पार्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं बस, तो वहाँ पर गोविंद सर के डायरेक्शन में आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप डाउनलोड करके आप डेमो क्लास देखिए और क्लास को ज्वाइन करें। किसी तरह की डिफिकल्टी है टेलीग्राम चैनल में हमें ज़रूर मैसेज करें, कोई डाउट है तो ज़रूर करें। इसके अलावा केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज जो रिसेंट में लॉन्च हुई है, तो वो अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ, कोर्स के बच्चों को तो वो फ्री है, ठीक है। कोर्स में एनरोल्ड बच्चों को तो वो फ्री है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्स में नहीं है तो आप 599 पे उस पर एनरोल कर सकते हैं और आपको जो है बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं कि वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। बच्चों से हमने भी पूछा है कि बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपको कैसा फील हुआ, तो सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए। अगर आप इतनी बढ़िया तैयारी किए हुए हैं सभी बच्चे और फिर भी आप 100 और 110 तक ही पहुंच रहे हैं या 120 तक ही पहुंच रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल सही है। अगर आप 140 मार्क्स कर रहे हैं तब तो हम कहेंगे कि हाँ हमने कुछ शायद इजी बना दिया है। लेकिन इतनी ज़्यादा तैयारी करने के बाद भी आप 110 या 120 तक हैं, इसका मतलब पेपर को बैलेंस किया गया है और बैलेंस करना ही बहुत सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं होता। वो मिक्सअप ऑफ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की डिफिकल्टी के लेवल जो होते हैं उनका सभी का मिक्सअप होता है, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट। तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे 20 मॉक टेस्ट के साथ, 6 मंथ की वैलिडिटी है। मल्टीपल अटेम्प्ट है, अभी 2 अटेम्प्ट रखे गए हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको वेरिएबल करेंगे। उसके बाद एज पर सिलेबस ऑफ केवीएस पैटर्न है, इसके लिए आपको गूगल प्ले पर जाकर हमारी पीडियाज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डीएसएसबी की भी आपको पीआरटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और डीएसएसबी अगर आप जनरल पार्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल पार्ट के लिए पार्ट 1 का कोर्स भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हमारे साथ पूरे तरीके से जुड़ सकते हैं। आपका समय बचाना है, समय कम है, आप हाउस वर्किंग है कहीं पर या फिर हाउस वाइफ भी है, तो बिजी है, टाइम बचाना है, तो इस तरीके से कंटेंट पे ही फोकस करके कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए ज़रूर यहाँ पर आते रहे, ठीक है। रिवीजन के लिए यहाँ पर ज़रूर आते रहे। हाउ कैन, ये तो हो गया, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया है कि कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो हम आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 क्या कहता है? 23 का क्वेश्चन कहा गया, ये बड़ा हिंदी में तो है और इंग्लिश में नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन हो गया, तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अलावा संसद का गठन और कौन करता है? जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस से बनती है? तो प्राइम मिनिस्टर भी होगा क्या? चीफ मिनिस्टर भी होगा? तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो 3 अंगों से बन के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया?
डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू द सिविल सर्वेंट डू? सिविल सेवक क्या करते हैं? दे टेक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। क्या वो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं? जी नहीं, ये परमानेंट वाले नहीं लेते। सिविल सर्वेंट तो परमानेंट हो गए ना। ये डिसीजन लेते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो लेते हैं डिसीजन। दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, ये ठीक है। दे सेटल द डिस्प्यूट, ये तो न्यायपालिका करती है, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक आंसर हमें मिल चुका है, तो हम लॉक करेंगे किस पे? बी पे। व्हाट इज मीन्ट बाय ऑफिस मेमोरेंडम? ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश, अतीत के नेताओं के संस्मरण, महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सही एक सीधा आंसर बताएंगे। जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देश ऑर्डर इशू किए जाते हैं उनको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी करते हैं, ठीक है, या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। स्पेशली एक चैप्टर आपको पढ़ के जाना होता है, वो यही है। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट असल में है क्या? ठीक है, असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट नेशनल लेवल। क्या ये सही हो सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। ए बॉडी ऑफ कंसिस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट मिनिस्टर, नियुक्त मंत्रियों से मिलकर एक निकाय। बॉडी कंप्राइजिंग जजेस, न्यायाधीशों से युक्त एक निकाय। असेंबली ऑफ ओनली अपॉइंटेड मेंबर, तो अपॉइंटेड मेंबर से नहीं। आप देखिए, न्यायाधीशों का जो बॉडी होगी उसको तो हम कोर्ट कहेंगे, नियुक्त मंत्रियों को हम कैबिनेट कहेंगे। पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। इसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग भी होंगे, अपोजिशन के भी लोग होंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये चीज़ है। ठीक है, हमारा आंसर है इसका हो गया ए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज टोटल 26 क्वेश्चन किए। ऐसे ही क्वेश्चन तो वेरी करेंगे। ठीक है, हम 20 से 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे डेली, और उसमें हम उन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अपने कंसेप्ट को पूरा करेंगे। क्लासेस डेली होगी। ठीक है, डेली क्लासेस इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप काम करते रहेंगे तो स्टेमिना रहेगा। ठीक है, तो मैं कोर्स पे काम कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद डेली क्लासेस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा है कि जब मैं डेली क्लासेस देता हूँ तो मैं कोर्स पे भी काम ज़्यादा कर पाता हूँ। ठीक है, और वो कोर्स की कंटेंट में भी हेल्प करती है, क्योंकि मेरे अपने कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, तो वो डेली क्लासेस जो है कोर्स के कंटेंट में भी हेल्प करेगी, और कोर्स का कंटेंट और ज़्यादा निखर जाता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि डेली क्लासेस होगी, और जिस जो टॉपिक कोर्स में आने वाले हैं ओल्ड स्टूडेंट को तो वो रिवाइज हो जाएंगे, और जो नए स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड है उनके लिए वो कंसेप्ट और अच्छे से रिप्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, और क्वेश्चन सारे इंक्लूड हो जाएंगे उस कोर्स के अंदर। हमें कोर्स को और ज़्यादा अपडेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप सभी को कुछ पंक्तियां छोड़ के जाते हैं कि सॉरी, पेन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको यूज़ करने में। हाँ, अब ठीक है, अब मुझे लगता है काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपको अटल बिहारी वाजपेयी की ही बात बताऊंगा कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, रार नहीं ठानूंगा, और काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी कि हार गए तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो इसलिए आपको हार अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ठीक है, तो ये जो समय का मस्तक है ना, कपाल है, इस पे अपने हाथों से, अपने मेहनत से अपनी किस्मत लिखिए। आपके मस्तक पर जो क्या लिखा है वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। ठीक है, हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं, आप कितना उद्यम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं उस पे। आपकी लिमिट को तोड़िए, डेली अपनी पढ़ने की लिमिट्स को तोड़िए। आपको फील होना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे बहुत बढ़िया तैयार किया, बड़ी मेहनत की आज। आपको गिल्ट मन में जिस दिन आ रहा है, अगले दिन ये प्रण ले लीजिए कि ये गिल्ट अगले दिन नहीं आना चाहिए कि आज मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ बस आप ही के काम आएगा। नो वन इज गोइंग टू स्टैंड फॉर यू। आपकी जगह कोई और पढ़ेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके इस समय के डिसीजंस, इस समय का जो आप कर रहे हैं, आज जो आप कर रहे हैं, वो आपका कल निर्धारित करेंगे। तो आज आपको मेहनत करनी है ताकि कल आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।
खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।